हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रयान क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का नया एवं बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस वीडियो में हम क्लास 6 के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में तथा एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि उसका कॉन्सेप्ट मजबूत हो और एग्जाम की तैयारी भी बेहतर हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। वैसे ही शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन से प्राप्त होता है और रोगों से रक्षा विटामिन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रुक्षांश। ये शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है और इसकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्तकों से होती है और रुक्षांश जो है वो भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कथन है कि कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। तो कांच, जल और वायु तो पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है ही, लेकिन सभी प्लास्टिक नहीं, बल्कि कुछ प्लास्टिक ही हैं जो पारदर्शी है और कुछ अपारदर्शी। जैसे कि हम जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ वो होता है जिनसे आर पार की वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में विधियां हैं, जैसे निस्तारण। निस्तारण में रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। वैसे ही वाष्पन विधि, द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि यूज किया जाता है और अनाज से भूसा को पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं तना का कार्य। तना का क्या कार्य है? तो यह जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है और भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है। और है कि तना जो है वो दो तरफा मार्ग की तरफ कार्य करता है। पहला तो वो जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है और फिर जब खाना रेडी हो जाता है, भोजन रेडी हो जाता है, तो वो तने से ही होकर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो इस तरह तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संधि। संधि क्या है? तो शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ा अथवा घुमाया जाता है जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। इन स्थानों को संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो कोहनी, कंधा या गर्दन, ये सब संधि के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम उपास्थि को देखेंगे। उपास्थि को देखेंगे, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं। तो ये संधि और उपास्थि हुआ। संधि वो, तो इस प्रकार हमने संधि और उपास्थि को देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की संधियां और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंदुक खल्लिका संधि। ये सभी दिशाओं में गति करता है। दुराग्र संधि। दुराग्र संधि आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति करती है और यह गर्दन एवं सिर को जोड़ने वाली संधि है। दुराग्र संधि बेलनाकार होता है जो एक छल्ले के रूप में घूमता रहता है और यह गर्दन एवं सिर को जोड़ने वाली संधि है जो आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति करता है। नेक्स्ट है हिंज संधि। यह एक दिशा में गति करता है, केवल आगे और पीछे। हिंज संधि कोहनी में स्थित है। अचल संधि को देखते हैं तो यह ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि है जो अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। अचल संधियां ऊपरी जबड़ा और कपाल के मध्य स्थित है और यहाँ पे अस्थियां हिल नहीं सकती हैं। हम कशेरुका को देखते हैं तो मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं और मेरुदंड 33 कशेरुका का बना होता है। आगे देखते हैं पसली पंजर। तो पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पंजर कहते हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पंजर कहते हैं और वक्ष के दोनों तरफ 12 पसली होता है।
नेक्स्ट हम केचुए के बारे में जानेंगे। तो यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। और केचुआ के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। और यह पेशियां जो है शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती हैं। केचुए में अस्थियां नहीं होती हैं, लेकिन पेशियां होती हैं, और ये पेशियां जो है वह शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं। केचुए के शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। और केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करेंगे। तो घोंघा के पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघा का बाह्य कंकाल है। घोंघा के पीठ पर जो गोल संरचना होती है उसे कवच कहते हैं, और यह घोंघा का बाह्य कंकाल है। घोंघा अस्थियों का बना नहीं होता है। घोंघा में कोई अस्थि नहीं होती है। और यह कवच घोंघा को चलने में कोई सहायता भी नहीं करता है। यह घोंघा के साथ खींचता चला जाता है। कवच का छेद छेद खुलने कवच का छेद खुलने पर उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आता है। मोटी संरचना उसका पाद है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्यों? तो अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिससे अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। और अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद की अस्थियां पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। ये पक्षियों का शरीर के बारे में कि पक्षियां उड़ती हैं इसके लिए क्या अनुकूलित है, ये कुछ कंडीशन है। आगे हम देखेंगे मछली के संबंध में। तो इसका कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है, और पख जो होते हैं वो तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं। मछली तो मछली के पख जो है वो दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है। तो मैं मछली का कंकाल देखते हैं कि दृढ़ पेशियों से ढका होता है, और इसका पख जो है वो तैरते समय संतुलन बनाता है। दिशा निर्धारण में भी सहायता करता है इसका पख। और अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा कुछ विपरीत दिशा में जाती है, जिस वजह से मछली आगे की ओर तैरती है। नेक्स्ट हम ऊंट के विषय में देखेंगे। तो ऊंट के पैर लंबे होते हैं जो इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। और ऊंट में मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे उसका मल शुष्क होता है। ऊंट को पसीना नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी ऊंट कुछ दिन तक रह सकते हैं। आगे हम देखते हैं जलीय पौधों के विषय में। तो जलीय पौधों का तना लंबा, हल्का एवं खोखला होता है। जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, और सभी जलीय पौधों के फूल एवं पत्तियां जो है वो जल के अंदर पलवन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जीव और उनके द्वारा लिए गया श्वसन। तो मछली जो है वो क्लोम या गिल से श्वास लेती है। वैसे ही केचुआ त्वचा से सांस लेता है, और पौधे जो है वो सूक्ष्म रंध्र के द्वारा श्वास लेता है। आगे है स्क्विड एवं ऑक्टोपस। तो स्क्विड एवं ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। वैसे डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं। आगे हम देखते हैं आवर्ती गति। कोई वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ढोलक की गति देखें, पंखे की पंखुड़ियों की गति देखें, या सिलाई मशीन की सुई की गति। ये सब आवर्ती गति के एग्जाम्पल हैं। वही हम नोट में देखते हैं कि सिलाई मशीन की पहिया वर्तुल गति में कार्य करती है। सिलाई मशीन की सुई तो आवर्ती गति में कार्य करता है, लेकिन सिलाई मशीन की जो पहिया है वो वर्तुल गति में कार्य करती है। इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में विचार। तो किसी वस्तु की छाया देखने के लिए एक प्रकाश स्रोत होना बहुत अति आवश्यक है, और प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए जिसकी वजह से छाया बन सके। छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है। तो ये प्रकाश का स्रोत होना, अपारदर्शी वस्तु होना, और पर्दे को केवल पर्दे पर छाया दिखाई सकती है, ये वस्तु की छाया बनने के लिए कुछ शर्तें हैं।
उसके बाद हम पेरिस्कोप के विषय में देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है और इसे किसी अवरोध की दूसरी ओर भी देखा जा सकता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है। यह विद्युत शेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है और यह दोनों टर्मिनलों के बीच विद्युत परिवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आगे हम देखते हैं कि चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है कैसे। तो अगर चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए या गर्म किया जाए या उचित रख रखाव ना हो, तो ऐसे कंडीशन में चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए और चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े को लगाना चाहिए। इस तरीके से यूज करके हम चुंबक के चुंबकत्व को बचा सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्विच। तो स्विच क्या है? एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, उसे स्विच कहते हैं। आगे है कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा क्या होती है। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा विराम में होता है और विरामावस्था में कंपास की सुई जो है वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, उनके 2 ही ध्रुव होंगे, उत्तर और दक्षिण। और जब चुंबक विरामावस्था में होता है तो वो सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में निर्देशित करता है। उसके बाद आगे देखते हैं केचुआ एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। तो वो समय क्या होता है? तो वो बारिश के टाइम, जब भारी बारिश होती है तब केचुआ जमीन से बाहर आते हैं। आगे है कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पौधों में श्वसन हेतु आवश्यक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन देखते हैं तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने में नाइट्रोजन सहायक होता है और बंद कमरे में जब घुटन का अनुभव होता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे जलवाष्प देखते हैं तो ये जल चक्र के लिए अनिवार्य तत्व है जलवाष्प। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने इस क्लास 6 के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास की पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स के रूप में उपलब्ध है। पीडीएफ पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन नोट्स की मदद से आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं और परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एनसीईआरटी के क्लास 7 को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।